नाजरीन, हालात हाजरा में मैं हूँ शमसन जावेद। मौसमी तगैयरात की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त सख्त सर्दी की लपेट में है और बलूचिस्तान वादी कोयटा जो 4 पहाड़ों से घिरा हुआ है, सर्दियों में शदीद सर्दी के साथ बर्फबारी मामूल है। मगर इस साल कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ रही है। कोयटा शहर पश्तून बेल्ट के मज़ाफ़ात में मसीही आबादियों की तादाद 12 से ज्यादा नहीं है, जिनमें यहोनाबाद, बशीराबाद फेस 1, बशीराबाद फेस 2, जैफराबाद, किली कोतवाल, क्रिश्चन टाउन, मरियम कॉलोनी और बरकत कॉलोनी है। बशीराबाद फेस 2, जिसे आबाद हुए तकरीबन 5 साल हुए हैं, गोया लोगों ने पक्के घर बना रखे हैं। 4 कम्युनिटी हॉल हैं, बिजली के पोल बहुत करीब हैं, मगर गैस और बिजली जैसी सहूलियात ना होने की वजह से लोग सख्त दुश्वारी में मुब्तला हैं और अपनी मुश्किलात का जुम्मेदार अपने मसीही नुमाइंदों को समझते हैं। नाजरीन, बशीराबाद फेस 2 के मुसीबत ज़दा मसीहों की बहुत सी खबरें और वीडियो वायरल भी हुई। याद रहे कि बशीराबाद फेस 2 हाउसिंग स्कीम मरहूम सूबाई डिप्टी स्पीकर बशीर मसीह के साहबजादे MPA यूसुफ नाज बशीर ने 1998 में अपने तरक्याती फंड से इस हाउसिंग स्कीम के लिए जमीन खरीदी। बदकिस्मती से ये मंसूबा पाया तकमील को ना पहुंच सका कि मुल्क में परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। इसी दौर में इस जमीन पर गैर मसीहों ने कब्जा कर लिया और एक लंबा अरसा तक MPA अनीता अरफान की कोशिशों और मुकदमा जीतने के बाद इस हाउसिंग की जमीन का कब्जा लेने में कामयाब हो गई, मगर वो यहाँ तरक्याती काम ना करवा सकी। इस वक्त हमारा नुमाइंदा अजीम लियाज फेस 2 बशीराबाद में मौजूद है ताकि वहाँ मकीम मसीहों के मसाइल के बारे में उनसे बातचीत कर सके। बहुत शुक्रिया अजीम इलियास साहब आपका। तो नाजरीन, इस वक्त वो तमाम गुफ्तगू सुनते हैं जो उन्होंने वहाँ रहने वाले मसीहों से की। शुक्रिया सैमसन साहब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बशीराबाद फेस 2 में। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें गैस, बिजली, पानी और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और यहाँ के मकीन काफ़ी परेशान हैं और यहाँ पे कुछ अमवात भी हो चुकी हैं। तो आज हम इसी हकीकत को जानने के लिए आए कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है और इनकी हकीकत क्या है। तो आज हम यहाँ पे इनके लोगों से भी मिलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि इनका मौक़िफ़ क्या है और इस सिलसिले में ये क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बशीराबाद फेस 2 में और मैं ये बहन से बात करना चाहूँगा कि इनके क्या मसाइल हैं और ये किन मसाइल पे बात करना चाहती हैं। जी मादी, आप बोले, आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो सर यही कहना चाह रहे हैं कि हमें 8-9 साल हो गए इधर बशीराबाद फेस 2 में। ना हमारे घर में कोई लकड़ी है, ना कोई बालन है, ना कोई गैस है, ना कोई बिजली है। हर साल इधर 2-3 मौतें होती है सर्दी की वजह से। अभी भी आप देख लो कि सर्दी का मौसम है, छोटे हमारे बच्चे, हम खुद भी बीमार हुए, ठीक है, बेवार है, तो हम लोग कहाँ जाए। हम लोगों ने तो अपनी हुकूमत के आगे फरियाद करनी है ना। हुकूमत का फर्ज बनता है कि हम बेवा को आके देखे, एक एक दरवाजा खड़काए। घरों में लकड़ी की जरूरत है, गैस की जरूरत है, खाने की जरूरत है, क्या करे। ना पानी है इधर, ना गैस है, ना लकड़ी है, ना बालन है। हम लोग किधर जाए। ये हमारी बहन आज एक फोत होगी, एक थोड़े दिन पहले फोत होगी, 2 हमारे इधर बुजुर्ग फोत हो गए। तो आप क्या करें अब। तो आप क्या समझती हैं कि जो भी अमवात हो रही है सारी सर्दी की वजह से हो रही है और बिजली, पानी, गैस ना होने की वजह से? बिल्कुल सर, यही बात है, हम यही कह रहे हैं। हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमारी कुछ सुनता नहीं। दाएं तरफ हमारे बिजली है, गैस है, हर चीज है। हम ही इधर बैठे हुए ना को हमारी फरियाद सुनते हैं। बोर्ड लेने आते हैं, बोर्ड भी डालते हैं, हर चीज करते हैं। अगर सीट पे बैठते हैं तो हमारे वोट की जगह हम देते हैं, इनको वोट देते हैं तो इनको सीटें मिलती है। इनका फर्ज बनता है कि हमारे घरों तक आए।
हमारे हाल को देखे। जी हम अपनी दूसरी बहन से बात करना चाहेंगे। जी बहन आप आगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि ये देख लो, आप हालात देख रहे हैं ना, ये देखो ऐसे ही हमारे बच्चे, मेरे छोटे छोटे 2 पोते और पोती मेरी का सीना खराब है, बंद हुआ। अब घरों में जाके देख सकते हैं हमें, ये झूठ भी नहीं है। और लोग कहते हैं कि आप ये लोग मस्त हैं, झूठ बोलते हैं, ये खाते पीते हैं। आपके हालात एक दफा देखो तो सही, हमें कौन देता है? आप वोट लेने आ जाते हैं, हमें वोट दो तो हम देते हैं, तो फिर हमारी सुनो भी, फरियाद भी सुनो। हमारी बहन हो देखो, उसका खून बिल्कुल खत्म हो गया था सर्दी के साथ ही, वो बेचारी आज उसकी डेथ हो गई है। पहले एक मेरी हमारी आज 10 दिन हुए वो फौत हुई, वो भी ऐसे उसकी सांस को तकलीफ हुई उसका बेचारी को। तो हम क्या करें, किधर जाएं, हम किसको बताएं? अब तक कितनी अमवात हो चुकी हैं यहाँ पे सर्दी की वजह से? ये ये आज पांचवी। हाँ जी, 5वीं। आ देख लो साडियां हालतां, ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ, ਵੇਖੋ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਇਹਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। मौजूद हूँ इलाका मकीन बशीराबाद फेज 2 पे, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या क्या मसाइल हैं। मेरा नाम बशारत यूनुस है, मैं यूथ का प्रेसिडेंट हूँ बशीराबाद फेज 2 अन्ना बाईपास से। हम यहाँ के रहने वाले हैं। बात ऐसे है कि यहाँ पर जिंदगी का गुजर बसर बारिश के दिनों में, सर्दियों के दिनों में बहुत मुश्किल है। बच्चे तालीम से कासिर हैं, बुजुर्ग जो है वो सर्दी की वजह से बीमार है, और आज हमारे एक और मुमताज़ आंटी डेथ कर गई हैं सर्दी की वजह से, हार्ट अटैक हुआ उनको। तो जिसकी वजह से हमारी हाथ जोड़ के हमारे हुक्मरानों से इल्तमास है कि हमें भी बिजली और गैस मुहैया किया जाए। अपना खलील जाट साहब, डॉक्टर जॉनसन साहब, मुकी शाम लाल साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें भी जो है ना गैस बिजली जैसी नेमतों से अता की जाए। हंगामी बुनियादों पर ही इसको जो है ना तवज्जो दी जाए इस कॉलोनी को। यहाँ पर जिंदगी का गुजर बहुत मुश्किल हो गया है। जी हम फरहान यूनुस साहब से बात करेंगे। ये काफ़ी दिनों से इन्होंने आवाज़ उठाई है बशीराबाद की, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा, तो इनसे पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। फरहान साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अकेले ही आवाज़ उठा रहे हैं, और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि ये पूरा बशीराबाद का इलाका है फेज 2 का, जिसमें सिर्फ आप अकेले ही सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप ऐड हैं और उसमें भी आप आ रहे हैं, तो आप अकेले ही क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? मसीह में आप तमाम की सलामती हो। अजीम भाई, बात दरअसल ये है कि बेशतर लोग दर्जा चहारुम से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है या इन्हें मुख्तलिफ ज़राओं से डराया जाता है। मैंने अपनी सहाफ़त का जब आगाज़ किया तो इस यकीन और इस उम्मीद से किया कि मैं जब भी बात करूँगा अपने लोगों के लिए न डर और बेबाक होकर करूँगा। मैं इस उम्मीद से अपने इलाके के मसाइल को लिए चल रहा हूँ, और मुझे भी बेशतर फ़ोन कॉल्स और बहुत सारे लोग, जिनमें मजहबी रहनुमा, पास्टर साहबान और बाकी लोग हैं, जो मुझे कॉल करके मेरी आवाज़ को बंद कर देते हैं, या बहुत सारे ग्रुपों से मुझे ना जाने हुए ही रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि मैं मस्कीनों, गरीबों और इन बेवाओं, यतीमों की आवाज़ बना हूँ। आप मानते हैं जब भी कोई इंतकाल होता है तो मुझे इलाके से बेशतर कॉल्स आती हैं, या मैं जब इलाके में घूम रहा होता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग लकड़ियाँ, गैस और बिजली जैसी चीज़ों के लिए कहते हैं। मेरी इस्तादात के मुताबिक जो चीज़ होती है, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो काम करता हूँ। हम अरसा दराज से यहाँ पर मकीन हैं और यहाँ पर बहुत सारे वुज़रा आते हैं, जबकि हमने अपने इलाके की अपने मदद आपके तहत बिजली के लिए डिमांड नोट हासिल किया हुआ है, मगर ये डिमांड नोट कोई अमाउंट को सबमिट करने के लिए कोई वज़ीर तैयार नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि रोड पे
बिजली और गैस की हाई पावर वायर्स गुजर रही हैं और गैस और बिजली दोनों चीज़ें रोड पर मौजूद है, लेकिन ये कॉलोनी के अंदर इंटर नहीं हो सकती क्योंकि हमारे मुद्रा चीज़ों की अहमियत को जानते ही नहीं हैं और वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त के वज़रा से, जनाब खलील जॉर्ज, MPA अक़लियती अमूर जनाब टाइटस जॉनसन साहब, जनाब मुखी श्यामलाल साहब, कि हमने अपना डिमांड नोट आपके पास रखा हुआ है और हमें हंगामी बुनियादों पर ये चीज़ें जल्द अज जल्द फराहम की जाएं। शुक्रिया। मैं वीडियो के ज़रिए आपको बशीराबाद फेज़ 2 के जो मुश्किलात दरपेश हैं हमें, उनकी तरफ आपकी निगाह करवाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि सामने मेन हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं और इसके साथ ही गैस की मेन सर्विस वॉल मौजूद है, लेकिन ये चीज़ें बशीराबाद के वासियों के लिए नापैद हैं और मैं हुकूमत वक्त से और मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी इस आवाज़ को उठाया जाए और इसके लिए हुकूमती इदारों को जोड़ा जाए ताकि वो इस काम को जल्द अज जल्द करा सके। शुक्रिया जी। मैं चौधरी साहब से बात करना चाहूँगा, चौधरी मुश्ताक माइकल साहब से। चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस इलाके के जो मसाइल हैं उसके लिए अब तक आपने क्या इक़दाम उठाए हैं? देखिए जी, ये तो मसाइल 1994-95 में ज़मीन ली गई थी, बशीर मसीह साहब ने ली थी ये ज़मीन अवार्ड पे। जी जी। तो उस वक्त फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर आ गया, वो फिर ज़मीन में रेड जोन में चली गई। 2008 में मैंने फिर कोशिश की, काउंसलर रह चुका हूँ हल्का 50 का, तो मैंने कोशिश की, फिर मैंने DC से मिला तो मैंने उनसे सारी रिक्वेस्ट की कि ये ज़मीन पे हमारी कब्जा होता है और रोड बन रहा था ये बाईपास, तो मिट्टी निकालते हैं हमारी ज़मीन। तो उसने फिर मुझे एक लेटर दिया कि ठीक है, आप लोग अपनी ज़मीन की हिफाजत खुद करें। उसके बाद फिर जब ये मामला अदालत में गया इस ज़मीन का, क्योंकि लैंड माफिया ने कब्जा किया हुआ, तो तकरीबन मैं 3 साल केस लड़ता रहा और 3 साल के बाद हमें हाई कोर्ट में ज़मीन वापस हमें मिली। उस वक्त से लेके ये 2015 में हमें ज़मीन अलाट की, उस वक्त से लेके आज तक ये जितने तकरीबन कोई 7 साल में हमने इतनी कोशिश की कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है और गैस नहीं है। इसके लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 2017 में मैंने ये कोशिश जारी की गैस की और बिजली की, जो अब जाके उसकी कोई शक्ल नज़र आई है कि मैंने आपको जैसे बताया कि लेटर हमने चीफ को दिया, उसने कहा कि मैं नया एस्टीमेट देता हूँ। तो खलील जाल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जी आप हमें मुकम्मल एस्टीमेट दें ताकि हम अपने इलाके के लिए बिजली बाहर कर सकें। तो अब उन्होंने 4-5 दिन का टाइम दिया, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इस्लामाबाद में, वो जैसे ही आएंगे तो फिर ये लेटर हमें मिलेगा और हम ज़रूर अपने इलाके की कोशिश करेंगे। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, सर्दी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे अभी तक जो है ना इस इलाके में मुझे लोगों ने बताया है कि अब तक यहाँ पे सर्दी की वजह से 5 अमवात हो चुकी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये जो अमवात हुई हैं ये सर्दी की वजह से हुई हैं? नहीं, कुछ तो ऐसे हैं कि जो एजेड लोग बहुत हुए हैं, वो तो ज़ाहिर है बीमारी की हालत में थे, कोई तकलीफ थी, और फिर जब ज़ाहिर है कि बीमार आदमी को सर्दी महसूस होगी तो वो ज़ाहिर है उसको तकलीफ तो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जब इंसान के पास अपनी छत हो, ज़ाती छत हो, तो उसके लिए मुश्किलात तो है। नए इलाके को आबाद करना तो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि दूसरी बात ये है कि ये इलाका एक ऐसे जगह पे हमें मिला कि जिसमें तमाम महकमे जो हैं वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि ये लोगों को देखो और ये लोग इस जगह पे आके बैठ गए। इर्द गिर्द हमारे सारे जो लोग हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी खाते हैं। लिहाजा ये है कि इलाके के मसाइल अपनी जगह पे, लोगों का इत्तेहाद अपनी जगह पे, और मेरा ख्याल है कि हर बंदा यहाँ कोशिश करता है कि मेरे मसाइल जल्द से जल्द हल। तो चौधरी साहब, मैं आपसे एक थोड़ा सख्त सवाल करना चाहूँगा। तो आप पर कुछ लोग जो है ना इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? मिसाल के तौर पे मुझे कई यहाँ पे लोगों से पता चला है कि वो कहते हैं कि जी आप खलील जाट आपको फंड रेजिंग करते हैं या टाइटस जॉनसन आपके साथ, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? उस सिलसिले में ये है कि हमारी बात हुई थी अपना जी जी खलील जाल साहब,
तो हमने उनको बुलाया था इलाके में, उनको कहा कि यार ये मामला तो लंबे पैसे का है, करोड़ों की बातें चल रही हैं, तो लिहाजा आप ऐसे करें कि हमें एक ट्रांसफार्मर लगवा के दें, ऑर्डर लेके दें। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर कितने का आता है, तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें वापदा के बंदे ने कहा कि आप इतने के पैसे का करें तो 12.5 लाख रुपए। तो वो बात हमने खलील जाल साहब से की, उन्होंने कहा ठीक है मैं जो है आपको इतने पैसे दूंगा ताकि आप लोग अपना चर्च के लिए एक ट्रांसफार्मर रख लें, उसमें लोगों का भी काम हो। तो वो केस भी प्रोसीजर में ही है, वो भी अभी तक चल रहा है। लेकिन बड़ा मामला है कि हमारा एक प्रॉपर तरीके से अगर काम हो जाए तो वो सबसे बेहतर। उस सिलसिले में मैंने आपको बताया कि चीफ साहब से मिले हैं वापदा की, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो रेट जो है आप लोगों के पास डिमांड नोट है वो तो कम है, लिहाजा आप ऐसा करें कि ये हम नया डिमांड नोट आपको बना के देते हैं ताकि आप लोग उतने पैसे का अरेंज करें जितने में आपके इलाके को बिकी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप वो गुफ्तगू सुनते हैं जो हमारे नुमाइंदे अजीम अलियास ने सूबाई वजीर खलील साहब से की कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और याद रहे कि हफ्ता के रोज उन्होंने वहां जाकर कुछ गैस सिलेंडर भी, ये इससे पहले वो उनका कहना है कि वो 3 लाख वहां दे चुके हैं और ट्रांसफार्मर के लिए और फंड भी देने के लिए तैयार हैं। जी इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई वजीर अदलियत अमूर खलील जाल साहब के साथ, तो इनसे बात करते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है बशीराबाद फेज 2 की, तो उन पे इनसे बात करते हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है बशीराबाद की, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और क्या मौक़िफ़ है आपका? शुरू करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम से जो रहीम व गफूर और हमारा जिंदा खुदा है और हमारा तवक्कल, हमारा शख्सी निजात दहिंदा वही है। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूँ चैनल का जिसके तवज्जुह से आज मैं बातचीत कर रहा हूँ और मेरी ये बातचीत पूरी दुनिया में जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया कि बशीराबाद फेज 2 की क्या सिचुएशन है मौजूदा, तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी और मौत का मालिक और खालिक खुदावंद यीशु मसीह है और किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है कि कोई किसी को मारे या किसी को हलाक करे या किसी वजह से हलाक हो। लेकिन जरूर है कि कोयटा में सर्दी की शिद्दत ज्यादा है और हमारी बुजुर्ग औरतें जो मैंने देखा है बशीराबाद फेज 2 का, और वहाँ गैस बिजली की अदम दस्तयाबी है। और मुझसे पहले भी काफी वजीर आए और मुझसे पहले भी MPs थे और उन्होंने इस मद में मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा खातिर खा काम नहीं किया। और हम अभी सोचते हैं तो जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो बड़ा जमीन के हवाले से किसी के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दीगर MPs ने वहाँ बिजली की मद में भी पैसे रखे और गैस की मद में पैसे रखे और वो अंडर प्रोसेस था। लेकिन गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत लंबा है और गैस का तो बिल्कुल उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि कॉलोनीज में गैस फराहमी नहीं होती क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने पूरे नहीं। फिर जब एक वाकया हुआ तो मैं समझता हूँ कि वो औरत बीमार थी या सर्दी की शिद्दत से या कुछ भी कह लो, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदावन की मर्जी से वो खुदावन में सो गई। और फिर हम वहां गए, हमने अफसोस भी किया और लोग जरूर अपने लीडरों से नाला थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस जगह पर वो बैठे हैं वो भी एक लीडर की बदौलत बैठे हैं और वहां गैस बिजली पहुंचाना काफी मुश्किल काम है। हम जब पैसे रखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स पूरे करते करते काफी टाइम गुजर जाता है। तो अब हमने ये सोचा था कि हम उनको फौरी रिलीफ के लिए, मैं गया हूँ वहां और मैंने गैस सिलेंडर भी, मैंने और हमारे भाई MPA ने गैस सिलेंडर भी दिए हैं, लोगों को नकद पैसे भी दिए कि आप जो भी अपना गुजारा कर सकते हैं करें, 1-2 महीने सर्दी के और आपके बिजली के काम के लिए हम बागडोर कर रहे हैं। उनका डिमांड नोट्स जो पहले 73 लाख का था अब वो 1 करोड़ से अबव चला गया। तो इसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं और आज हम फिर वहां जा रहे हैं ताकि हम वहां के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें, देखें
اور صرف فیز 2 کرسچن ٹاؤن فیز 2 کی یہ بات نہیں ہے کہ لیکوتوال میں بھی گیس اور بجلی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اوپر بے نظیر ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں بھی گیس بجلی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کر سکیں. ابھی تو مجھے 2 سال ہوئے ہیں, ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے, مارچ میں مجھے 2 سال پورے ہوں گے, اور میں نے اپنے پہلے فنڈ میں بہت سارے پروجیکٹس رکھے ہیں جو پبلک نوعیت کے ہیں. اور لوگوں کا الزام لوگوں کو خوش تو کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے میرے خداوند یسوع مسیح کے. اور لوگوں میں کمی کمزوریاں رہتی ہیں. ہر لیڈر, مجھ سے پہلے بھی کافی لیڈر آئے ہیں, انہوں نے بھی خدمت کی ہے, لیکن بلوچستان کا جب آپ سیناریو دیکھتے ہیں تو جتنی خدمت جتنا کام پولیٹیکل لوگوں نے کیا اس سے بڑھ کر کبھی نہیں ہوا. ہاؤسنگ اسکیمیں یا پولیٹیکل لوگوں نے بنائے, چرچز پولیٹیکل لوگوں نے بنائے, کمیونٹی ہال لوگوں نے بنائے. ابھی آپ کے چینل سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 19 کی دہائی نہیں ہے, 21ویں صدی ہے, آبادی بڑھ چکی ہے, فنڈ ریسورسز وہی ہیں. ابھی میں نے ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے پیسے رکھے, لیکن ہم سب کو خوش نہیں کرتے. ایک کو خوش کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے میرا بھی حق تھا, مجھے کیوں نہیں دیا. تو لوگوں کی یہاں پاکستان میں غربت ہے, پاکستان میں بے روزگاری ہے, اور ہم جو ہم سے ہو سکتا ہے اس قوم کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیڈر سوئے نہیں ہیں, جاگ رہے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں. ہم ایمانداری سے اپنے کام کو احسن طریقے سے کر رہے ہیں, ان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ منورٹیز کے حوالے سے یہاں ہو رہا ہے, وہ جب چند لوگوں کو نہیں ملتا تو وہ لازمی بات ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایفرٹس ہیں ان کو بھی سراہا جائے. ابھی میں دوبارہ جا رہا ہوں وہاں اور پورا جائزہ لے رہے ہیں ان کالونیز کا, اور یہ کنٹروورشل آپ کے سامنے کالونیز بن چکی ہیں, کوئی قبضہ گروپ ہے, کوئی کچھ ہے. تو میں کسی لیڈر پر چیکڑ نہیں اچھالنا چاہتا, بلکہ ہم لیڈرز مل کر چاہتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح بہبود ہو, لیکن لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. آج بے شک ہم ریزرو سیٹس پر ہیں, بے شک ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں, لیکن جب الیکشن آتا ہے تو ان لوگوں کو اپنے لیڈروں کا ساتھ دینا چاہیے, اپنے لیڈروں کے ساتھ چلنا چاہیے. اس وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جنہوں نے ان سے ووٹ لیے وہ ان کا کبھی بھی ہاتھ نہیں پکڑتے, اور جب وہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو یہ ایز اے مینورٹی ان کو کہتے ہیں اپنے نمائندوں کے پاس جائیں. تو لہٰذا نمائندہ پورا بلوچستان حلقہ ہے, پورا بلوچستان میں 5 مینورٹیز ہیں, بڑی مینورٹیز ہیں, ہندو ہے, کرسچن ہے, سکھ ہے, بھائی ہے, شیڈول کاسٹ ہے. ان سب کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک سی ایم کا حلقہ پورا بلوچستان ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ریزرو مینورٹیز کے ممبر کا حلقہ پورا بلوچستان ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے تائیں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں یا ہم ان کے فنڈز کو کھاتے ہیں یا ہم ان کے الزامات جو ہمارے پر لگتے ہیں. ہم لیڈر ہیں, ہمارے دل بڑے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان میں مشکل وقت ہے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اس ٹاپک پر اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا کہ تنقید ہمیشہ لوگوں پر, اپنے رہنماؤں پر ہوتی ہے, وہ کہاں جائیں, ان کا حق بنتا ہے وہ ہم پر بات چیت کریں. اور ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے جا کے جو ان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک وقت میں پورے بلوچستان میں پہنچنا ناممکن ہے, لیکن ہم تینوں جتنے بھی منورٹیز کے ممبر ہیں وہ اپنی طرح بہت کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ صبر شکر, جو اگر تھوڑا کچھ آپ کو ملتا ہے اس پر بھی خدا کا شکر کریں. اور جو اس مہنگائی کے دور میں لوگ رو رہے ہیں, لوگ بدحال ہیں, اور یہ صرف کرسچن کمیونٹی نہیں, پورے پاکستان میں مہنگائی کی بہت بڑی لہر ہے. فلڈ ہمارے سر پر ہے, فلڈ میں ہم نے کام کیا, میڈیکل میں لوگوں کی ہم نے ہیلپ کی. تو کہنے کا مطلب الزامات تو لگتے رہتے ہیں, لیڈروں پر ہی لگتے ہیں الزامات, اور ہم الزامات سے نہیں ڈرتے. ہم نے جو نیکی کے ساتھ, جو دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کیا ہے, میں کیونکہ یہ ویڈیو پورے دنیا میں جانی ہے تو میں دنیا کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی دل کھول کر پاکستان کی عوام کے لیے, فلڈ میں بہت برے حالات ہیں, فلڈ میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. ابھی میں نے 8 لوگوں کو جابز دی ہیں,
یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے. اب تک میں کم از کم نے 56 پوسٹیں دے چکا ہوں. تو 2 سال میں ابھی میری ڈپارٹمنٹ میں پوسٹیں ہیں, اس کو ہم ایڈورٹائز کر کے دے رہے ہیں. تو ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایک نوکری اناؤنس کرتے ہیں اور اس پر 1000 لوگ آ جاتے ہیں. اس میں ہمیں چوائس کرنا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا لوگ بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. میں سیمسن بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا موقف لیا, اور میں کوئی تردید نہیں کر رہا. جو مجھ سے ہوگا میں چینل کے علاوہ بھی کروں گا, واٹس ایپ کے علاوہ بھی کروں گا. میں فیس بک اور واٹس ایپ کا کھلاڑی نہیں ہوں. میں صرف اور صرف جو کچھ کرتا ہوں یہ جان کے کرتا ہوں کہ میں اپنے خداوند کے لیے کرتا ہوں, عوام کے لیے نہیں. اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے کرتا ہوں, اس کو جس نے مجھے اس اوانوں میں پہنچایا, اور یہ مجھے مفت خداوند نے یہ سیٹ دی ہے اور میں مفت ہی لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں. بے شک حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے, اور خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو. ناظرین، ہماری دعا ہے کہ بشیر آباد اور دوسری تمام نئی مسیح آبادیوں کے جلد مسائل حل ہوں اور یہ تمام نئی آبادیاں سکھ کا سانس لے سکیں. بہت شکریہ. پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.